प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल स्टेट से थोड़ा सा रोटेट करके यदि छोड़ दिया जाए तो वह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करेगा। यहाँ तक हमने बता दिया था। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब उसके स्टेबल स्टेट से थोड़ा सा ऑसिलेट करके थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करके छोड़ेंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर टार्क लगाएगा पी साइन थीटा, और वही पी साइन थीटा डाइपोल को रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमने आपको पिछले पार्ट में ये भी बताया था कि कोई भी बॉडी यदि ऑसिलेट कर रही है और यदि आपको चेक करना है कि इसका ऑसिलेशन एसएचएम है कि नहीं, या आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा टार्क बॉडी को उसके स्टेबल स्टेट में लाता है, वही रेस्टोरिंग टार्क होता है। और फिर रेस्टोरिंग टार्क के हेल्प से आगे सॉल्व करना, जैसे फर्स्ट ईयर में एसएचएम बताया गया था उसी हिसाब से कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने बता दिया था आपको कि रिस्टोरिंग टार्क टाउ इज इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा। और ये भी हमने बताया था कि एक थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि मान लीजिए थीटा बहुत छोटा हो तो ऐसे केस में साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ को हो गया टाउ इज इक्वल टू माइनस पी इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले पार्ट में आपको बता दिया था, यहाँ तक का डेरिवेशन हो गया था। अब आगे देखिए, आपको फर्स्ट ईयर रोटेटरी मोशन में बताया गया है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। ये फर्स्ट ईयर में पढ़े हो। अब यहाँ टाउ की जगह हम आई अल्फा लिख दें तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी इंटू थीटा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी अपॉन आई इंटू थीटा। अब यहाँ पर आपका जो इक्वेशन आया उसमें अल्फा एक्सीलरेशन है और थीटा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ऑसिलेट करते समय उसका एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड नेगेटिव साइन ऑफ एक्सीलरेशन shows that the direction of oscillation is towards mean position। यानी इस डेरिवेशन से दो बात आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑसिलेट कर रहा है वो ऑसिलेट करते समय उस डाइपोल का एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव साइन एक्सीलरेशन का ये बता रहा है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। ठीक है, और डाइपोल टू एंड फ्रो मोशन कर ही रहा है, तो इसका मतलब डाइपोल का मोशन टू एंड फ्रो है ही, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन पर है। इसका मतलब कि ऑसिलेट करते समय इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो चूंकि कोई भी बॉडी यदि ऑसिलेट करते समय सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे कंडीशन फॉलो करती है तो आप इजीली कह सकते हो कि उसका ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है। और तीनों कंडीशन फर्स्ट ईयर में पढ़े हो कि यदि कोई बॉडी इस तरह ऑसिलेट कर रही हो कि उसका एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो, और मोशन टू एंड फ्रो, ये तीनों कंडीशन यदि फॉलो हो रहा है तो उसका मोशन एसएचएम है। और यहाँ पर हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करते समय एसएचएम के तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ डाइपोल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब ये क्लियर हो गया कि डाइपोल का मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो आगे आप सॉल्व कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन आई इंटू थीटा।
और हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका एसिलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का एसिलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एसिलेशन की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया। अब ये हो जाएगा माइनस पी अपॉन आई इंटू थीटा। इस थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन आई। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन आई। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करते हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल की एंगुलर वेलोसिटी यदि आपसे पूछी जाए तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है। यदि टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप जानते हो कि ओमेगा की जगह आप रख दीजिए 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन आई। देयरफॉर टी अपॉन 2 पाई विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आई अपॉन पी एंड p is equal to 2 pi under root I upon p, where I is the moment of inertia of electric dipole, p is the electric dipole moment and E is the intensity of electric field. अब ये याद रखना कि कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यहाँ पर देख लें आप। जैसे मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। डाइपोल के दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस यदि हम 2l मानते हैं तो मिड से ये डिस्टेंस l होगा, ये डिस्टेंस l होगा। इस डाइपोल के इस पोल का मास m है, इसका भी मास m होगा। तो यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो यहां लिख सकते हो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल I इज इक्वल टू, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर यानी ml स्क्वायर। वैसे इस पार्टिकल की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी ml स्क्वायर, तो ये हो गया 2ml स्क्वायर, I की वैल्यू हो गई। अब आपको यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो हो सकता है उस न्यूमेरिकल में डाइपोल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई हो, तब तो डायरेक्ट इससे लगा सकते हो या इस फार्मूले से लगा सकते हो। यदि मान लीजिए कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें डाइपोल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं गिवन है तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू यदि हम टाइम पीरियड के फार्मूले में पुट कर देते हैं तो देखिए क्या मिलता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 में पुट कीजिए तो हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2ml स्क्वायर अपॉन P, L को बाहर कर दीजिए तो T इज इक्वल टू 2 पाई L अंडर रूट 2m अपॉन P, इससे भी लग जाएगा। और यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूमेरिकल में गिवन है तो इसे लगा लीजिए, नहीं गिवन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे बताया हूं वैसे निकाल के वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इस हेडिंग में देखा कि यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके स्टेबल स्टेट से थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करके यदि हम छोड़ दें तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करेगा, उसका ऑसिलेशन SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। और उस ऑसिलेशन का चाहे आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए, चाहे टाइम पीरियड पूछा जाए या फ्रीक्वेंसी भी पूछा जाए तो टाइम पीरियड का उल्टा कर दीजिए। यही 3 चीज पूछी जाती है और आराम से आप कोई भी न्यूमेरिकल इसका लगा सकते हो, या यही डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए उसका टाइम पीरियड इतना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है तो आपका जो मेन हेडिंग मैंने डलवाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस हेडिंग मेन हेडिंग में हमने 2 पॉइंट या 2 हेडिंग पढ़ा दिए, एक टार्क ऑन डाइपोल और दूसरा
मोशन या ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दो हेडिंग, 2 पॉइंट पढ़ा दिए। उसी हेडिंग में आप तीसरा पॉइंट या तीसरा हेडिंग लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क डन, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क डन टू rotates a dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने में हमें या एक्सटर्नल एजेंसी को या इलेक्ट्रिक फील्ड ही यदि रोटेट कर रहा हो तो उसे कुल कितना वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर का। देखिए कैसे आप निकालेंगे। मान लिया कि किसी रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है जिसका डायरेक्शन हमने बोर्ड के प्लेन में ही अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और हर पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी हमने मान लिया E है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर रख दिया। तो जैसा कि आप इसके पहले पढ़ चुके हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी एंगल पर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कपल लगाएगी, टार्क लगाएगी और टार्क लगा के हमेशा कोशिश करेगी कि डाइपोल रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। तो जो ही हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस पोल पर अपने डायरेक्शन में और इस पोल पर अपने अपोजिट फोर्स लगाएगी और ये फोर्स होता है QE, आप भी जानते हो। और ये दोनों फोर्स इक्वल, अपोजिट और पैरेलल है, यानी ये दोनों फोर्स मिलके कपल का काम करेंगे और ये दोनों फोर्स यानी ये कपल चाहेगा, कोशिश करेगा कि डाइपोल को रोटेट कराकर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ला दे। अब ये जो इस पर टॉर्क लग रहा है डाइपोल पर, जो डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस टॉर्क की वैल्यू आप जानते हो, द टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P sin थीटा। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू है P sin थीटा। इस फार्मूले को देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क डिपेंड कर रहा है एंगल पर। इसका मतलब कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा डिग्री पर है तो उस पे ये जो कपल या टॉर्क लग रहा है, ये डाइपोल को जब रोटेट कराएगा तो रोटेट कराते समय जितना टॉर्क लगाएगा ये कपल, वो टॉर्क डिपेंड कर रहा है थीटा पर। यानी जो जो डाइपोल घूमेगा, चाहे इधर रोटेट कराइए चाहे इसके अगेंस्ट रोटेट कराइए, जो जो डाइपोल रोटेट करेगा एंगल थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क भी चेंज होता जाएगा। अब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ही डाइपोल को इस तरफ घुमाए तो जो जो ये टॉर्क इधर घुमाएगा थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो टॉर्क भी चेंज होता जाएगा। और यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट टॉर्क लगाकर इधर की तरफ रोटेट करा रहे हो तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही टॉर्क मिनिमम लगाना पड़ेगा, और ज्यों ज्यों आप रोटेट कराओगे थीटा की वैल्यू तब भी चेंज होगी, यानी टॉर्क भी चेंज होगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी डाइपोल को आप रोटेट कराते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कराती है तो रोटेट कराते समय डाइपोल पे जो टॉर्क लगाया जाता है वह टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां पर इसको यदि मेंशन कर दिया जाए कि फ्रॉम एबव वी हैव द टॉर्क ऑन
dipole in electric field is variable. Torque on dipole in electric field is variable. और जब टॉर्क किसी बॉडी को डिस्प्लेस्ड करते समय यदि फोर्स वेरिएबल हो या रोटेट कराते समय यदि टॉर्क वेरिएबल हो तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो हम लंबा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए इसके अगले पार्ट वीडियो में बाकी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तक आप लोग रेडी कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।